हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ हम लोग पेज सीरीज चला रहे हैं जो आपके आरआरबी और सीसीआरयूएम और एसवीआईएमएस की जो वैकेंसीज आई है तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की इस सीरीज को। और हाँ डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज जो रहने वाली है वो इम्पोर्टेंट रहेगी और जिसके अंदर हम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, यानी कि बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की इस सीरीज को। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, which cell in the testis produce testosterone? हिंदी में भी है, आप पढ़ सकते हैं। सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, स्पर्मेटोगोनिया या इपीडिडाइमल सेल। आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन। और क्लास को डियर एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर करिएगा और स्टार्ट करिए। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन। सिंपल सा पूछा गया है, विच सेल इन द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हार्मोन होता है और इसको रिलीज कौन करता है तो लीडिंग सेल जो होती है इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिलीज होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर होते हैं, एक बार आपने पढ़ लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे आपके। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवेरी इज। ओवेरी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। और हाँ, एक और बात कि आप लोगों के मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि क्या हम लोग हमेशा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच इनके बारे में हर हमेशा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब पढ़ते हैं उसी टाइम पे हम डिस्कस करते हैं, मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है ना, क्योंकि वो ओवुलेशन करते हैं। तो आपके माइंड में ये सवाल आया है कि क्या मेल में भी ये हार्मोन रिलीज होता है बट कम मात्रा में होता है। तो ये जो आप अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो लीडिंग सेल से, ये किसकी प्रेजेंस में या किसके इन्फ्लुएंस से होता है तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। वो एक लाइन आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता होते हैं बट बहुत कम अमाउंट में होते हैं और इसकी इन्फ्लुएंस से ही टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, ठीक है, लीडिंग सेल जो है वहां से। तो आंसर करिएगा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवेरी इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आंसर करिएगा। सो ओवेरी नंबर में 2 होती है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं, सेकेंडरी oocyte बनते हैं, ओवम जो होता है वो यहीं पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है तो क्या फर्टिलाइजेशन करता है? नो। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? एम्पुला में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कौन करता है? ओवेरी के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके अलावा ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो भी कहाँ पे बनता है? इधर ही बनता है, ओवेरीज में। बाकी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो नो, यूट्रस में होता है। एंड नरिशमेंट ऑफ द फीटस नहीं, ये भी यूट्रस में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन द एपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वास डिफरेंस या प्रोस्टेट ग्लैंड। आंसर करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या आंसर था। इसलिए एक बार इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये बेसिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आपके एग्जाम में भी हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, फिर बैक टू बैक हम सारे टॉपिक यहाँ से कवर करेंगे ओबीजी के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। पूछा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन द, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है ऐसा पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कहाँ पे होता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कहाँ पर बनते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वहां पे बनते हैं स्पर्म।
ठीक है, और स्पर्म को बनाने में हेल्प करती है। सर्टोली सेल जो होती है वो इसको नरिश करती है। पूछा जाए कि स्पर्म को नरिश कौन करता है, स्पर्म को नरिशमेंट कहाँ से आता है, तो नरिशमेंट जो है वो स्पर्म को आता है कहाँ से, तो सर्टोली सेल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बनते कहाँ है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि स्पर्म बनने के बाद में स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो इपिडिडाइमिस जो होता है वहां पे स्टोरेज होता है इनका। क्लियर है, याद रखिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। और स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 48 to 72 आवर्स स्पर्म का लाइफ स्पान होता है। क्लियर है, तब तक ये जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अकर इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, और क्लास को एक बार शेयर भी करना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और वहां पे स्पर्म बनते हैं और इसको नरिश करने का काम कौन करता है, तो सर्टोली सेल करती है। क्लियर है, ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अकर इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो देख लीजिए यहाँ पे ये यूट्रस है। क्लियर है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फेलोपियन ट्यूब्स होती है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे यूट्रस से जो अटैच वाला पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। सेकंड नंबर का जो पार्ट होता है जो छोटा होता है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस। उसके बाद में सबसे लंबा वाला लॉन्ग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में होता है पार्ट उसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। और यहाँ पे जो होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया बोलते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह 2 ओवेरी होती है। यहाँ पे बनता है सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। ओवम मैच्योर ओवम जब बनता है, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसी को हम मैच्योर ओवम बोलते हैं। ये जो रप्चर होता है उसके बाद में बनता है सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ये फिम्ब्रिया जो रहती है यहाँ से यहाँ भेजती है और उसके थ्रू फिर यहाँ पे आके ये यहाँ पे रुकता है ओवम। कहाँ पे रुकता है, तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। एम्पुला में भी डिस्टल एम्पुला में रुकता है। ठीक है, यानी कि एम्पुला और इन्फंटिबुलम के बीच वाले पोर्शन में ये ठहरता है और फिर वेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ओके है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता 12 to 24 आवर के बाद में इसका लाइफ स्पान होता है 12 से 24 घंटे। और तब तक अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो बेटर है, नहीं होता है तो वापस से इसकी जो है वो वापस से क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हार्मोनल लेवल जो रहते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब के डिस्टल एम्पुला वाले पार्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है डिस्टल एम्पुला। याद रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर डिस्टल। बाकी के जो भी है उसमें जगह कम होती है, जगह कम होगी और वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो हो गया लेकिन फिर दिक्कत आती है। इसलिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एम्पुला, तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which hormone directly stimulate spermatogenesis, कौन सा हार्मोन सीधे तौर पर शुक्राणु उत्पादन को उत्तेजित करता है। आंसर करिएगा, which hormone directly stimulate spermatogenesis, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, एवरीवन। सभी बच्चे आंसर करेंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। Which hormone directly stimulate spermatogenesis, आंसर करिएगा। देखिए, ओवेरी में जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल को बनने में, फॉलिकल को ग्रोथ होने में कौन हेल्प करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेम हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी काम करता है कि यही इसी की प्रेजेंस में या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और यही जो है वो टेस्टिस की जो सर्टोली सेल जो
लीडिंग सेल होती है, इसी सेल से ये क्या बनाता है, स्टिमुलेट करता है कि हाँ अभी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि स्पर्म भी तो एक फॉलिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है, याद रखिएगा ये हार्मोन रिलीज होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव में भी, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को कि जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करो, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, यही इन्फ्लुएंस करता है। ये हार्मोन जब आता है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, आपको पता है, तो इसी की प्रेजेंस में जो है वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच लिगाम, ये हार्मोन वाले एमसीक्यू में भी आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वैसे तो ओबीजी में अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब अच्छी सब्जेक्ट है ऐसा मैं मानती हूँ, बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छी, अगर एक बार आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन ये हार्मोन वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने उसको पढ़ा है लेकिन रिवाइज भी नहीं किया ना, तो एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, यार क्या था पता नहीं, इसमें होता है कि नहीं होता है, ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, वरना मतलब कि एग्जाम का क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने बेसिक से शुरू किया है ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। विच लिगामेंट प्राइमरीली मेंटेन द यूट्रस इन इट्स एंटीवर्टेड पोजीशन, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करिए और साथ में आपको आंसर भी करना है, ठीक है। सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। सभी आंसर करिएगा। लिगामेंट से हमेशा क्वेश्चन आता है, विच लिगामेंट प्राइमरीली मेंटेन द यूट्रस एंड इट्स एंड, क्योंकि यूट्रस का जो पोजीशन होता है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स पोजीशन होता है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूट्रस का जो पोजीशन होता है वो एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन होता है, किसका, यूट्रस का। क्लियर, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ब्रॉड लिगामेंट की। ये सारे लिगामेंट्स हैं जो यूट्रस को जो है वो सपोर्ट करते हैं, क्लियर है, कि वो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स पोजीशन में रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है। तो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है, जो यूट्रस को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस, ठीक है, यूट्रस को जो है वो बैक से सपोर्ट करता है, यूट्रस को ये सपोर्ट करता है, यूट्रस टू पेल्विक वॉल, पेल्विक की जो वॉल होती है वहां से लगा के ये यूट्रस को सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। यानी कि हम फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है और ये पेल्विक की वॉल है, ठीक है, तो यहां से ये सपोर्ट करता है, इसको हम बोलेंगे ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, कौन सा लिगामेंट है ये, ब्रॉड लिगामेंट है। क्लियर है, यानी कि पेल्विक की वॉल से जो सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। दूसरा जो यहां पे पूछा गया है कि ऐसा लिगामेंट जो यूट्रस की पोजीशन को मेंटेन करके रखता है, क्लियर, ऐसा लिगामेंट जो यूट्रस की पोजीशन को मेंटेन करके रखता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउंड लिगामेंट, जो एंटीवर्टेड पोजीशन में रहता है। क्लियर है, यानी कि ये यूट्रस के कॉर्नुआ थ्रू द जो इनगुइनल कैनाल होती है वहां से ये सपोर्ट करता है। क्लियर है, यानी कि यूट्रस के ये जो कॉर्नुआ कौन सा होता है, ये वाला, यूट्रस का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट जहां से फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ बोलते हैं। तो ये यहां से उसको सपोर्ट करता है। क्लियर है, तो ये वाला जो होता है उसको हम राउंड लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउंड लिगामेंट। क्लियर है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि एंटीवर्टेड पोजीशन जो होती है वो यूट्रस की किस वजह से होती है, तो राउंड लिगामेंट की वजह से होती है। क्लियर है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सपोर्ट कहां से करेगा, तो कॉर्नुआ से लगा के, इंगुइनल कैनाल से लगा के, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में लेबिया मेजोरा होता है वहां तक फैला हुआ ये रहता है। याद रखिएगा कहां से कहां तक, एक तो ये कॉर्नुआ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए, कॉर्नुआ से लगाकर कहां पे, इंगुइनल कैनाल,
इंगुल, ये फिर पार्ट आ गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। उसके बाद में लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, वहां तक ये सपोर्ट देता है और इसी को हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट। क्लियर? ये एक्चुअली जो होते हैं, ये जो लिगामेंट होते हैं एक्चुअली हम उसको फॉल्स टाई लिगामेंट भी बोल सकते हैं। जो ट्रू लिगामेंट होते हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, उसमें कार्डिनल लिगामेंट होता है सबसे बड़ा लिगामेंट जो होता है, ठीक है, जो यूट्रस को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूं, जो ये यूट्रस है उसको सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा लिगामेंट होता है कार्डिनल लिगामेंट। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट हम उसको बोलते हैं। आपने कई बार इसका नाम जो है वो सुना भी होगा। तो ये कार्डिनल लिगामेंट जो होता है उसको हम जो है वो मैकिन्स रोट लिगामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, मैकिन्स रोट लिगामेंट, ये इसी का दूसरा नाम होता है। मैकिन्स रोट लिगामेंट जो है वो इसी का दूसरा नाम होता है, याद रखिएगा। और ये जो है वो कहां से कहां तक होता है, तो ये सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना, ठीक है, कहां से कहां तक होता है, सर्विक्स, यहां पे लिख देती हूं मैं, ये सर्विक्स से लगा के अपर पार्ट ऑफ वजाइना से टू पेल्विक वॉल, कहां से कहां तक होता है ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आर्टरी, वेन, ये सारी चीजें इसके अंदर कंटेन होता है। सिंपल सी बात है, यूट्राइन आर्टरी वगैरह जो होती है वो इसमें कंटेंट होता है, यूट्राइन आर्टरी एंड वेन, और ये मेन सपोर्ट करता है किसको, यूट्रस को। तो याद रहेगा, कार्डिनल लिगामेंट, मैकिन्स रोट लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा लिगामेंट होता है। एक होता है यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, क्या बोलते हैं, ये दूसरा लिगामेंट, पहला तो हो गया कार्डिनल, दूसरा हो गया यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है। यूटेरोसैक्रल, कार्डिनल लिगामेंट, दोनों लिगामेंट आपको याद रखने हैं। तीसरा लिगामेंट जो होता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, कौन सा होता है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, कौन सा होता है, जो प्यूबिक और सर्विक्स की जो वॉल होती है वहां से इसको सपोर्ट करता है। मतलब चारों तरीके से लिगामेंट का काम ही यही है कि यूट्रस को सपोर्ट करना। क्लियर है? और एक राउंड लिगामेंट जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया अभी, चौथा नंबर का जो होता है उसको हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट, ठीक है, जो यूट्रस का सपोर्ट करता है, यानी कि एंटीवर्टेड पोजीशन जो होती है यूट्रस की वो इस वजह से होती है। सबसे बड़ा सपोर्ट कार्डिनल लिगामेंट का होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म बिफोर इजाकुलेशन, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड या यूरेथ्रा। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा सभी बच्चे। और हाँ, क्लास को जो है वो एक बार शेयर भी करते रहिए आप। क्लास को शेयर भी करते रहिए और साथ में जो है वो आप आंसर भी करेंगे व्हाट इज द करेक्ट वन, ठीक है। विच स्ट्रक्चर स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म बिफोर इजाकुलेशन, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। आंसर करिए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन। चलिए आंसर करिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्टोर करती है स्पर्म को और स्पर्म को मैच्योर भी करती है बिफोर इजाकुलेशन। तो इपिडिडाइमिस आपको हमेशा याद रखना है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम या फिर बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। आंसर करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो होती है वो चार स्टेप होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। पहली जो स्टेप होती है उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। दूसरी स्टेप जो होती है, अलग से टॉपिक जो है वो पूरा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने पूरा आपको टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, कल ही मैंने उसको डिस्कस किया था, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना।
पहली स्टेप होती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। दूसरी स्टेप इसकी जो होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं। तीसरी स्टेप जो होती है जिसको ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। चौथी स्टेज जो होती है जिसको हम सिक्रीटरी या फिर ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज शेयर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम या बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम? आंसर करिएगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम जो रहती है जिसको हम प्रेगनेंसी में डेसिडुआ बोलते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसकी दो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की। कौन सी? एक तो होती है फंक्शनल लेयर। कौन सी होती है? फंक्शनल लेयर होती है। और दूसरी जो होती है इसको हम बेसालिस लेयर बोलते हैं। ठीक है, बेसालिस लेयर बोलते हैं। तो जो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम पे फंक्शनल लेयर जो होती है वो शेड आउट होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, विच ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सीमन? यानी कि किस ग्रंथि का वीर्य में सबसे अधिक आयतन योगदान होता है? Which gland contribute the largest volume of semen? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, seminal वेसिकल या टेस्टिस? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन? सभी आंसर करेंगे। क्लास को जो है वो एक बार शेयर करिए और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। ठीक है। Which gland contribute the largest volume of semen? आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा? सभी आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए यहाँ पे विच ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सीमन, तो यहाँ पे जो समाइनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, समाइनल वेसिकल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि समाइनल वेसिकल्स में जो फ्लूइड होता है उसके अंदर 60 to 70%, ठीक है, 60 से 70% इसके अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। और आपको पता है कि लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सीमन कंट्रीब्यूट के लिए फ्रक्टोज होना जरूरी है। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, विच इज समाइनल वेसिकल। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला सवाल है, विच ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट द वजाइनल ओपनिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल? स्किनी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? आंसर करिएगा। विच ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट द वजाइनल ओपनिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा कि कौन सी ग्लैंड जो रहती है वो म्यूकस को सिक्रीट करती है वजाइनल ओपनिंग को लुब्रिकेट करने के लिए? तो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वजाइना के दोनों आइदर साइड ये प्रेजेंस होती है, जिसको हम ग्रेटर वेस्टिबुल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड। क्लियर है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द मेल स्क्रोटम? क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और वजाइना? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन? सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन? क्लास को एक बार शेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, विच फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम? मेल स्क्रोटल के होमोलोगस कौन सा होता है ये पूछा गया है। तो आप लोग आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे जो है वो आपका रहेगा? आंसर करिए। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्ट सॉरी फीटस की जो चाहे मेल फीटस है या फिर फीमेल फीटस अगर होता है तो उसमें लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा जो होता है, और लेबिया मेजोरा के अलावा जो स्क्रोटम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है, ठीक है, तो लेबिया मेजोरा और स्क्रोटम जो है
ये दोनों सेम स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं, सेम एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर से डेवलप्ड होते हैं, और सेम एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर जो होती है उससे डेवलप होने की वजह से ये दोनों के फंक्शन के हिसाब से ये होमोलोगस होते हैं, यानी कि एक दूसरे के मतलब एक जैसे हम बोल सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम स्ट्रक्चर से ये दोनों डेवलप होते हैं, इसीलिए यहाँ पे होमोलोगस जो रहेगा वो लेबिया मेजोरा रहेगा। क्लियर है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से डेवलप होते हैं एम्ब्रियोजेनिक की, याद रखना लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग, ठीक है, से ये दोनों डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, बी एल्केलाइन फ्लूइड विद एंजाइम, टेस्टोस्टेरोन या म्यूकस ओनली। द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा एवरीवन? प्रोस्टेट ग्लैंड, आंसर करिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहती है वो क्या सिक्रीट करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहती है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहती है एल्केलाइन फ्लूइड रिलीज करती है विथ एंजाइम। क्या रिलीज करती है? एल्केलाइन फ्लूइड रिलीज करती है विथ एंजाइम। मिल्की व्हाइट कलर का ये जो फ्लूइड होता है वो इसके अंदर देखने को मिलता है, और इसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA पाया जाता है। किसमें? याद रखिएगा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्लियर है? याद रहेगा। और इसका काम क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर कि ये क्या करती हैं, स्पर्म की मोटिलिटी प्लस स्पर्म के सर्वाइवल में हेल्प करती है। क्या करती है? स्पर्म की मोटिलिटी एंड सर्वाइवल। क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट वन, which hormone is mainly responsible for the proliferative phase of the menstrual cycle? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर हमारा रहेगा एवरीवन? पूछा गया है कि विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं। पहली फेज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, फर्स्ट फेज जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। दूसरी फेज जो होती है इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। तीसरी फेज जो होती है वो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ओवुलेटरी फेज। क्या बोलेंगे? ओवुलेटरी फेज। एंड चौथी फेज जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो सिक्रीटरी फेज। क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी फेज हम उसको बोलते हैं। क्लियर है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली फेज होती है इसके अंदर क्या होता है, कल ही मैंने पढ़ाया था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो रहता है वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाता है, 0 लेवल पर आ जाते हैं। उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। यानी कि फर्स्ट 1 to 5 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्टली यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल फेज में 1 to 5 डेज जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या देखने को मिलता है, आपको 0 लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल जो रहता है उसका हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज में। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इस सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल की ओवरी होती है वहां से ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, और इस ग्राफियन फॉलिकल बनना यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंगल ओवेरी है, यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकल बनना जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, छोटा बड़ा बड़ा इस तरीके से। सबसे बड़ा ग्राफियन फॉलिकल जो है वो यहाँ पे क्या होता है, बनता है। क्लियर है? ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बनेगा, और यही ग्राफियन फॉलिकल जितना बड़ा फॉलिकल होगा उतना बड़ा ये एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। इस वजह से प्रोलिफरेटिव फेज का मेन हार्मोन एस्ट्रोजन को कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद में एफएसएच भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉलिकल को बनाने का काम यही करता है। उसके बाद में ओवुलेटरी फेज में एलएच हार्मोन, और लास्ट सिक्रेटरी फेज जो होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, जो कि एंडोमेट्रियम वॉल को थिक बना देता है
और यहां से क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो यूट्रस काम आ जाएगा, नहीं कंसीव होती है तो इसकी फंक्शनलिस लेयर जो होती है वो शट आउट हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, वापस से हार्मोन का लेवल 0 हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट है, ये सारी चीजें मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक अलग टॉपिक पढ़ा चुकी हूं और वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी है प्लस आंसर भी है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, द क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू विच मेल स्ट्रक्चर, अगेन होमोलोगस यानी कि सेम एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर से डेवलप हुए ऑर्गन के बारे में पूछा गया है, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा? द क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू विच मेल स्ट्रक्चर, तो क्लाइटोरिस जो रहता है वो मेल के पेनिस के स्ट्रक्चर के होमोलोगस होता है, क्योंकि ये दोनों जो रहते हैं वो जेनाइटल ट्यूबरकल से ही बनते हैं, दोनों सेम एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रहते हैं वो स्ट्रक्चर में या काम इसका सेम होता है जेनाइटल ट्यूबरकल से। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा। याद रखिएगा, होमोलोगस एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे, अगला सवाल यहाँ पर है, ए मेन अंडरगोज अ वेसेक्टोमी, विच स्ट्रक्चर इज कट एंड टाई, इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है कि ए मेल अंडरगोज अ वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी एक मेल परमानेंट मेल स्टरलाइजेशन का मेथड है। सो विच स्ट्रक्चर इज कट एंड टाइड, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? सभी आंसर करिएगा, क्लास को जो है वो एक बार शेयर भी करना है। क्या कट करते हैं? तो वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म एंट्री ही ना करे, तो बी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर रिसीव द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद में जो ओवम रहता है वो ओवेरी से निकल के कहां पे जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। तो कौन सा ऑर्गन उसको रिसीव करता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन? सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है। बहुत ही बेसिक चीज मैंने यहाँ पे पूछी है, मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे इस वाली स्ट्रक्चर में कि यहाँ से जो है वो आपके क्या बनता है, कौन सी क्वेश्चन में बताया था? यस, ये वाला जो क्वेश्चन, नहीं इसमें नहीं बताया था, सॉरी इसमें बताया था। ठीक है, ये जो है इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, यहां से फिम्ब्रिया है, ओवेरी में ओवम बना, बाहर आया, सेकेंडरी उस साइड इनफंडिबुलम सॉरी फिम्ब्रिया ने रिसीव किया इनफंडिबुलम से, ये फेलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिम्ब्रिया ऑफ द इनफंडिबुलम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, which part of the penis is highly sensitive and covered by prepuce foreskin, root, shaft, glans penis या corpus cavernosa? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? which part of the penis is highly sensitive and covered by the prepuce या foreskin, foreskin से कवर अप होता है, बताइए क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? सो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो ग्लांस पेनिस होता है, जो कि फोर स्किन से कवर अप होता है। सी करेक्ट आंसर, ये टर्मिनल पार्ट होता है पेनिस का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इन मोस्ट वुमन। नॉर्मल पोजीशन पूछी है यूट्रस की, बेसिक क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? एनाटॉमिकल पोजीशन पूछी गई है यूट्रस की, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? तो याद रखिएगा, जो यूट्रस होता है, आंसर करिएगा आप, टिल्टेड फॉरवर्ड टू ब्लैडर एंड बेंड बैकवर्ड टू सर्विक्स।
ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये टिल्ट होता है किसकी तरफ, ब्लैडर की तरफ। ब्लैडर की तरफ ये क्या होता है, टिल्ट होता है और बेंड हो जाता है फिर बैकवर्ड किसकी तरफ, सर्विक्स की तरफ। ठीक है, इस टाइप की इसकी पोजीशन होती है और इसी को हम एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड बोलते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। इसी जो ये ब्लैडर की तरफ टिल्ट होता है फॉरवर्ड, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीवर्टेड। याद रखिएगा, एंटी वर्टेड जो ब्लैडर की तरफ टिल्ट होता है, जो सर्विक्स की तरफ बैंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फ्लेक्स्ड। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंटी वर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड होता है मोस्ट ऑफ द वुमन के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेशेंट विद बायोलेटरल क्रिप्टोऑर्चिडिज्म is at increased risk of hypertension, testicular cancer and infertility, diabetes mellitus and renal failure। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा कि अ पेशेंट विथ बायलैटरल क्रिप्टोऑर्चिडिज्म का मतलब होता है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। अगर किसी बच्चे के अंदर, अगर मेल बेबी है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, क्लियर है, तो ऐसी सिचुएशन में जो रहेगा इनफर्टिलिटी कॉज करता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आएगी ही सही, क्योंकि वहीं पे बनते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसे जो बच्चा है उसको टेस्टिकुलर कैंसर और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम वो है देखने को मिलती है। बाकी हाइपरटेंशन, डीएम और रीनल फेलियर नहीं होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको नहीं भी आता है तो भी एक ही ऑप्शन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है, तो वही हमारा आंसर रहेगा। विच फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द मेल बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। मेल के अंदर जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, वो किसके होमोलोगस होती है, यानी कि सेम एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। सभी आंसर करिएगा, किसके होमोलोगस रहती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ये होमोलोगस होती है, यानी कि सेम एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर से ये बनती है। तो किससे बनती है, तो बार्थोलिन ग्लैंड, जिसको हम ग्रेटर वेस्टिबुल ग्लैंड भी बोलते हैं। ए करेक्ट आंसर रहेगा। वजाइनल ओपनिंग के दोनों आइदर साइड ये प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए रहेगा। स्केनी ग्लैंड, इसको लेजर वेस्टिबुल ग्लैंड बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। मेमोरी ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, which hormone is primarily responsible for the development of male secondary sexual characteristics। आंसर करिएगा, ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन एंड डी है प्रोलेक्टिन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को डियर एक बार शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि मेल के अंदर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आवाज जो है वो भारी हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, बॉडी मास जो है वो बढ़ता है इसके अंदर, लिबिडो, ये सारी चीजें जो होती हैं उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं मेल के अंदर। और इसको ये किसके द्वारा होते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होते हैं। क्लियर है, तो यहाँ जो मेल हार्मोन है, तो यहाँ पे सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वल्वा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वजाइना, मोन्स प्यूबिस। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा आपका एवरीवन। और क्लास को जो है वो एक बार शेयर भी करना है। और हाँ, अगर आप आरआरबी एंड सीसीआरयूएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसवीआईएमएस, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप रियल में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप पूरी तरीके से रेडी होने चाहिए इस क्लास के लिए, इस एग्जाम के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कीजिएगा। कोर्स एंड टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो आप जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है और इसका रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, तो यू कैन start your preparation now।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो देखिए लेबिया मेजोरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्लाइटोरिस एक्सटर्नल है, यहाँ पे वजाइना जो है वो इंटरनल ऑर्गन है, तो यहाँ पे मोन्स प्यूबिस भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी यहाँ पे। सो आज की क्लास, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव का बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोबारा से फिर बैक टू बैक सारे टॉपिक आपके सामने आते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करिएगा एमसीक्यू की इस सीरीज को, और मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए शेयर करते रहिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।